और नासिक में की, और चौथी ने हमारे अपने मालवा में उज्जैन की भूमि को परम पावन धाम बना दिया। उज्जैन के महाकालेश्वर और खंडवा के ओंकारेश्वर मंदिर की गूंजते स्वरों और सांची में बौद्ध धर्म की पवित्र ध्वनियों ने इस मालवा की धरती को अध्यात्म और आस्थाओं का संगम बना दिया है। तभी तो मुलक मालवा गहन गंभीर, डग डग रोटी, पग पग नीर, समृद्धि से परिपूर्ण इस क्षेत्र में कोई साधन ही नहीं है। कालिदास ने जिस मालवा को अपने काव्य से सींचा है, उसकी इंदौर नगरी के मशहूर राजवाड़े में आप सभी का स्वागत है। इस राजवाड़े में मल्हार राव होलकर और अहिल्याबाई जैसी विभूतियों ने शोहरत की बुलंदियां छूते हुए भारत में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ चौतरफा मोर्चाबंदी यानी गुरिल्ला वॉरफेयर की शुरुआत की। बात 3 सदी पुरानी है। हिंदुस्तान में मुगलों का सूरज ढलने लगा था और मराठों का दबदबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। ऊपर से अंग्रेजों के कदम भी बढ़ रहे थे। उधर पुणे में एक लड़के का जन्म हुआ जिसे नाम दिया गया मल्हार राव होलकर। होलकर क्योंकि वो होल गांव में पैदा हुआ था। कच्ची उम्र में माता पिता का साया उड़ जाने से मल्हार की परवरिश का जिम्मा उसके मामा भोजराज बारगल के कंधों पर आ गया। भोजराज ने गांव के दूसरे लड़कों की तरह अपने भांजे को भी गाय भैंस चराने के काम पर रखवा दिया। परंतु मल्हार राव कोई आम लड़का नहीं था। एक दिन भोजराज ने आकर जो देखा उस पर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। 2 हाथ लंबा नाग अपना फन फैलाए मल्हार के पास बैठा हुआ था और मर्राती मौत से बेखबर मल्हार बड़े आराम से सो रहा था, बिल्कुल बेसुध। शोर सुनकर जैसे ही मल्हार राव ने लड़ाई ली, नाग चुपचाप लेटता हुआ झाड़ू में उछल हो गया। तू ठीक तो है? भला तुझे इतना बड़ा सांप देखकर भी डर नहीं लगा? मैं क्यों डरूं मामा जी? नाग देवता तो मेरे पास आते रहते हैं। उन्होंने तो मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाई। हे भोलेनाथ। इस हादसे के बाद भोजराज दिन भर कुछ सोचते रहे। शकुन अपशकुन सब सोचा मगर किसी पुख्ता नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। जब सांझ ढली तो अपने नित्य नियम से शिव मंदिर गए और महादेव से अपना सारा असमंजस कह डाला। हे भगवान, ये आज तुमने क्या चमत्कार दिखा दिया? मैं ठहरा मामूली आदमी, क्या समझूंगा तुम्हारी महिमा? तुम ही रास्ता दिखाओ, क्या करूं? अरे भोजराज जी, इतनी देर हो गई, घर नहीं जाना है क्या? जाओ, अब महादेव को भी सोने दो। इनके सोने जागने पर भला किसका बस चलता है? पर इन्होंने मेरी नींद तोड़ा ही नहीं। महादेव का अनादर न करो भोजराज। जब तुमने अपनी व्यथा इससे कह दी है तो महादेव इस दुविधा का
का समाधान दे ही देंगे। जाओ जाओ, अब घर जाकर सो जाओ। अगली सुबह के चमकता सूरज मानव भोजराज के लिए एक नया पैगाम लेकर आया। उनकी दुविधा कुछ छट चुकी थी। मल्हार बेटा, मुझे ये तो पता नहीं है कि महादेव जी क्या चाहते हैं, पर मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें आने वाली जिम्मेदारी दे दिया। कल से तुम्हें खेतों में नहीं जाना है। 20-25 सवारों की एक छोटी सी टुकड़ी थी। उसी की देखरेख मल्हार राव को एक योद्धा का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। जल्दी ही मल्हार राव के अंदर छिपा सिपाही निखर कर बाहर आ गया। 1724 में वे पेशवा फौज में भर्ती हो गए। चंद साल में पेशवा बाजीराव ने उन्हें 9 परगनों की जागीर इनाम में दे दी और 1732 के आने तक कई हजार घुड़सवारों की फौज देकर समूचे पश्चिमी मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। इस तरह 1733 में होलकर रियासत की नींव पड़ी और यही 1747 में इस राजवाड़े की बुनियाद रखी गई। हेलो, वाईफाई कनेक्टेड है। नो नो, नहीं आईपैड मत लेना। हाँ हाँ कोई नहीं कह सकता हाँ, वही लेना है। कि छोटी से छोटी घटना भी तवारीख का रुख किस तरह पलट देती है। एक लंबी मुहिम से लौट रहे मल्हार राव का कारवां जब अहमदनगर के चौंडी गांव में पहुंचा तो मल्हार राव एक आवाज सुनकर ठिठक गए। सिपाहियों ने सोचा शायद मल्हार राव थक गए। काफी सफर कर लिया ना अभी सरकार, आप थक गए हो। अंधेरा नहीं गिराया गया तो वो तो आज ही पड़ा था। उस आवाज का पीछा करते करते मल्हार राव एक मंदिर में पहुंचे। पूजा व दियाबाती के लिए आई एक नन्ही सी कन्या वहां भजन गुनगुना रही थी। उम्र 7-8 साल की रही होगी, पर हाव भाव कुछ ऐसे थे मानो पार्वती खुद शिव की स्तुति कर रही हो। मल्हार राव ड्योढ़ी में बैठ उसे दूर से निहारते रहे, सुनते रहे। और थोड़ी देर बाद चुपचाप अपने शिविर में लौट आए। यह आवाज उनके दिल दिमाग पर छा चुकी थी। सवेरा होते ही उन्होंने मंदिर की पुजारी को बुलाया और उनसे लड़की के घर बार के बारे में पूछताछ की। सरकार, वो तो हमारे पार्टी मानको जी शिंदे की बच्ची है। मैंने इतनी छोटी उम्र की किसी लड़की में महादेव के लिए ऐसी लगन नहीं देखी। उसकी गायकी आत्मा को छू जाती है। आप ठीक कहते हो पंडित जी। स्वयं मां सरस्वती का वास है उसके गले में।
संदेशा भेजने की जरूरत नहीं है। मानको जी तो खुद राव साहब के दर्शन के लिए आ रहे हैं। मानको जी, कल हमने आपकी सुपुत्री का भजन सुना। उसकी गायकी ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया है। महादेव की कृपा है। मानको जी, मेरा निवेदन है कि आप अपनी कन्या का विवाह मेरे बेटे युवराज खांडेराव से कर दें। सरकार, ये आप क्या मांग रहे हैं? मेरी पुत्री अहिल्या एक साधारण कन्या है। भला भला उसकी समझ आपके परिवार के विचारों के अनुकूल कैसे हो सकती है? ऐसा मत सोचिए मानको जी। मैं भाग्य में विश्वास करता हूं। शायद इसलिए मुझे यहाँ आने का सौभाग्य हुआ। आपकी कन्या के व्यक्तित्व की निश्चलता और रौद्रता से रियासत की कीर्ति और बढ़ेगी। मुमकिन है मानको जी शिंदे को मल्हार राव की इस पेशकश पर यकीन न हुआ और उन्होंने खुशी खुशी अपनी मंजूरी दे दी। चौंडी गांव में उस शाम इत्तफाक से किए गए पड़ाव से न केवल होलकर राजघराने की बल्कि होलकर रियासत की भी तकदीर बदलने वाली थी। सत्रह सौ 33 में अहिल्याबाई अहमदनगर से राजवंश की बहू बनकर होलकर राज परिवार में आ गई। अहिल्याबाई ने ससुराल में आकर देखा पति खांडेराव न तो राजकाज में रुचि थी और न ही अपने इस जीवन साथी से स्नेह। बस सुरा और सुंदरी ही उनकी दिनचर्या थी। धीरे धीरे अहिल्याबाई ने अपने धार्मिक स्वभाव, मधुर व्यवहार और स्नेह सेवा से न सिर्फ सास सासरे का बल्कि अपने पति का भी दिल जीत लिया। नतीजा ये रहा कि खांडेराव होलकर राजकाज में रुचि लेने लगे। 1745 में अहिल्याबाई ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम मालेराव रखा गया और 3 साल बाद घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसे मुक्ताबाई नाम दिया गया। उधर मल्हार राव धीरे धीरे ठोस कदम बढ़ाते हुए एक बहादुर योद्धा ही नहीं बल्कि युद्ध शैली के माहिर सेनापति भी बनते चले गए। 1751 में उन्हें अवध की रक्षा के लिए रोहिल्ला पठानों से युद्ध करना पड़ा। पठानों की फौज के सामने मल्हार राव की टुकड़ी बहुत छोटी थी। जाहिर है सिपाहियों का हौसला कमजोर था। सरकार, रोहिलों के पास तो बहुत बड़ी सेना है और हम सिर्फ मुट्ठी भर। हाँ, बात तो ठीक है, पर इस बार शस्त्रों के साथ हम मस्तिष्क से भी पूरा काम लेंगे। मल्हार राव ने सिपाहियों के साथ योजना बनाई जिसके मुताबिक दिन भर आसपास चल रहे मवेशियों को इकट्ठा किया गया। जब शाम ढली तो आपके आदेशानुसार सब कुछ तैयार है। ठीक है, मवेशियों को बिना नुकसान पहुंचाए इनके सींग से जल्दी मशाले बांध दो। अब पशुओं को शत्रु छावनी की ओर दौड़ा दो और आक्रमण की तैयारी करो। वही हुआ जिसका मल्हार राव को अंदाजा था।
इतनी मशालें देखकर शत्रु सेना में खलबली मच गई। कोई इधर भागा, कोई उधर। मौके की ताक में तैयार मल्हार राव की सेना ने रोहिल्लों पर हमला कर दिया और बिना किसी जानहानि के उन्हें दूर तक खदेड़ दिया। अहिल्या का विवाह होलकर घराने के लिए अत्यंत ही शुभदायी रहा। होलकर रियासत की संपदा और शोहरत तेजी से दिन दूनी रात चौगुनी होती जा रही थी। अफसोस, कुदरत को शायद होलकर राजघराने की ये खुशहाली रास न आई। बात 1754 की है। कुम्हेर का राजा सूरजमल कई साल से अपना लगान नहीं चुका रहा था। मल्हार राव और खांडे राव लगान वसूली के लिए खुद कुम्हेर जाना पड़ा। कई हफ्तों की घेराबंदी के बावजूद सूरजमल उनसे मिलने पास गए। जब मल्हार राव ने क्या हुआ? तो सूरजमल ने जंग का बिगुल बचा ही दिया। लड़ाई में धमाके होना आम बात है। मल्हार राव अपने खेमे से निकले, सामने लाशें देखकर विचलित हो गए। अरे, ये सब क्या हो गया? ये इतनी सारी लाशें यहां पे कैसे आ गई? और जब उन्होंने खांडे राव को उन लाशों में देखा तो उन पर मानो कहर उठा गया। क्या? कांडे! 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 कांडे मेरा बच्चा! कांडे! कांडे आगे खोलो! ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? अरे प्रभु ये क्या हो गया? अरे सूरजमल! ये तूने क्या कर दिया? कांडे! 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 आगे खोलो! आगे खोलो! मैं अहिल्या को क्या जवाब? आगे खोलो मेरा बच्चा! आगे खोलो! वो घड़ी भी आई जब अहिल्याबाई सती परंपरा का निर्वाह करने के लिए मल्हार राव से विदा लेने गई। बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं पत्नी धर्म का पालन सती परंपरा अनुसार पूरा करूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अहिल्या, बेटी तुम सामान्य स्त्रियों के समान केवल पत्नी धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर नहीं आई हो। बेटी, सती होने का विचार त्याग दे बेटी, त्याग दे ये विचार। सती होने का विचार मत ला अपने मन में। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको साहस से काम लेना होगा। मालवा का भाग्य यहाँ की बात सुबेदार, तुम्हारी जरूरत है बेटी। तुम ही मेरे लिए कन्या, तुम ही पुत्र। प्रजाजनों के साथ साथ मुलगा मालेराव और मुलगी मुक्ताबाई की जिम्मेदारी अब तुझे ही संभालनी है बेटी। तुझे राजकाज में मेरी मदद करनी होगी। अहिल्या बेटी, तुम्हारी योग्यता पर मुझे पूरा विश्वास है। इन आर्त स्वरों को सुनकर अहिल्या को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। बाबा, तो के लिए समर्पित कर सकते हैं। कुछ ही समय में अहिल्याबाई राजकाज और जंग के मैदान दोनों मोर्चों को बड़ी कुशलता से संभालने लगे और मल्हार राव खुद केवल सलाहकार और संरक्षक की भूमिका निभाने लगे।
1766 में होलकर राजवंश के संस्थापक और मालवा के मुहाफिज श्रीमंत सूबेदार मल्हारराव होलकर का स्वर्गवास हो गया। अपने जीवन काल में उन्होंने पेशवाओं की फौजों के साथ अटक से कटक तक कई मुश्किल मुहिमों को अंजाम दिया और अंतिम दिनों में मराठा महासंघ के 5 वस्तुतः स्वतंत्र शासकों में से एक बने। मल्हार राव को आज भी रियासत के सबसे इंसाफ पसंद, काबिल और दूरदर्शी राजा के रूप में बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। वीरो महान योध गणेश मुख्यो बलाधिप शस्त्र विधान सुज्ञ सदा यशस्वी सततम समर्थो मल्लारिरावो विदित पृथिव्याम। मल्हार राव के निधन के बाद अहिल्याबाई अपने बेटे के नाम पर बतौर रीजेंट मालवा का शासन चलाने लगी। वो पूरी लगन से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रही थी। कुदरत का कहर फिर टूटा। साल भर बाद युवराज मालेराव को भी भारी जवानी में भगवान ने उठा लिया। होलकर रियासत बिना राजा की रियासत बनकर रह गई थी। ऐसी स्थिति में भला रीजेंट का भी क्या औचित्य था। तब अहिल्याबाई ने पेशवा के दरबार में अर्जी भेजकर मालवा पर शासन का अधिकार मांगा। ये एक पेचीदा स्थिति थी। जिस जमाने में औरतें घर बार की जिम्मेदारियों में बंधी रहती थी, वहां एक औरत रियासत की बागडोर संभाले। ऐसी बात जो कभी किसी ने न सुनी या देखी थी। अहिल्याबाई की अर्जी पर लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। यहां तक कि होलकर राज को हड़पने का षड्यंत्र भी रचा गया। अहिल्याबाई शासन के दांव पेच बखूबी जान चुकी थी, लिहाजा अपने विरोधियों को चुप कराने में वो कामयाब रही और 1767 में उन्हें मालवा का बाकायदा शासक घोषित कर दिया गया। महेश्वर को मालवा की राजधानी बना दिया गया। ईश्वर ने मुझे एक बहुत भारी दायित्व सौंपा है जो मुझे पूरा करना है। मेरा हर कदम और हर फैसला मेरे लिए एक जिम्मेदारी है। मैं अपनी हर कार्रवाई के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हूँ। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी मैं ले रही हूँ उसके लिए सदैव ईश्वर और अपनी प्रजा की ऋणी रहूंगी। अहिल्याबाई के हर भाव में सादगी थी, परंतु उनके चेहरे पर विलक्षण तेज और व्यक्तित्व में भक्ति और वीरता का अद्भुत संबंध। उन्होंने कुशलतापूर्वक मालवा का शासन और उसकी व्यवस्था को संभाला। रियासत के खिलाफ हर साजिश को सही कूटनीति के साथ नकारा और इस बात का एहसास भी दिला दिया कि स्त्री शक्ति में संघर्ष करने की पूरी क्षमता है। प्रियजनों का साथ छूटता गया, लेकिन वे प्रजाजनों से पूरी शिद्दत से जुड़ी रही। खुद एक साधारण जीवन जिया, परंतु नीति निपुणता से उन्होंने प्रजा को अमन और याचक पीड़ितों को अधिकार दिलाया। इतना ही नहीं, उन्होंने कई आध्यात्मिक और सामाजिक कामों को निष्ठा से आगे बढ़ाया। मुल्क भर में सैकड़ों मंदिर और आश्रम बनवाए। नतीजा ये रहा कि वक्त के साथ साथ मराठे भी अहिल्या के व्यक्तित्व, उनकी सोच और फैसलों का सम्मान करने लगे। होलकर रियासत को संपन्नता, संपदा, संस्कृति और कला की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के बाद
1795 में मातोश्री अहिल्याबाई का स्वर्गवास हो गया। इतिहासकार इंसाफ और तरक्की के मामले में उनके दौर की तुलना बादशाह अकबर के जमाने से करते हैं। अहिल्याबाई को इंदौरवासी देवी मां मानते हैं। उनका नाम लेते ही मालवा में ही नहीं वरन समस्त भारत में शीश स्वयं आदर से झुक जाते हैं, हाथ श्रद्धापूर्वक जुड़ जाते हैं। अहिल्याबाई के बाद होलकर रियासत के दावेदारों में आपसी क्लेश शुरू हो गया। हुआ ये भी कि दूसरे मराठा शासक होलकर रियासत के अंदरूनी मामलों में दखल देने लगे और राजबाड़े को भी नहीं बख्शा। आखिरकार सबसे छोटे दावेदार यशवंतराव ने पेशवा के खिलाफ बगावत कर दी और राज्याभिषेक करवा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पेशवा का साथ दे रहे सिंधियाओं पर हमला करके उज्जैन को अपने कब्जे में ले लिया। मुल्क की सियासत फिर एक नई करवट ले रही थी। सामूहिक ताकत के बावजूद कुशल नेतृत्व की कमी और आपसी मनमुटाव के कारण मराठों का दबदबा अब कमजोर पड़ने लगा था। यशवंतराव बखूबी जानते थे कि अगर मराठा संगठित नहीं हुए तो अंग्रेजों के हौसले और बढ़ जाएंगे। इसलिए वे सिंधिया और भोसले राज परिवारों को अपने साथ जोड़ने की कोशिशों में लग गए। पहले देश फिर धन। हमें आपसी मतभेद रहे हैं, परस्पर शत्रुता भी रही है, पर आज जब 7 समंदर पार से आए फिरंगी हमारे आपसी टकराव का लाभ उठाकर हमारी ये पावन भूमि हथियाने के मंसूबे बांध रहे हैं, हमारे सामने एकता के अलावा कोई रास्ता नहीं है। भोसले जी, अपने मन मुटाव छोड़कर हमें एकजुट होना है और मेरी तरह लड़ना है। राव साहब, आप सिंधियाओं की तरफ से समर्थन का भरोसा रखें। हम अपने अतीत को भुलाकर अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। राव साहब, आप भोसले राजवंश पर विश्वास करें। हमारी तलवार और हमारी जिंदगी दोनों आपके साथ। अफसोस, वादे टूट गए। मराठा महासंघ के धागे बांधने से पहले ही छिड़। यशवंतराव ने अन्य रियासतों से भी सहयोग मांगा, लेकिन उनको हर तरफ खुद गर्जी ही नजर आई। मध्य भारत में अंग्रेजों के पांव मजबूती से चलने लगे। इंदौर से यशवंतराव की लंबी गैर हाजिरी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने इंदौर और उज्जैन पर कब्जा कर लिया, मगर होलकर रियासत अभी भी उनकी आंख की किरकिरी बनी हुई थी। हार न मानते हुए यशवंतराव ने अपने ही दमखम कच्छ, बुंदेलखंड और कोटा के मोर्चों पर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, उन्हें बेबस कर दिया। यशवंतराव ने लॉर्ड वेलेस्ली के नाम एक खत लिखकर युद्ध विराम की कुछ सख्त शर्तें रखी और उन्हें आगाह भी कर दिया।
सीन तक। सीन ही मेरा घर है, सीन ही मेरा हुक्म। या उसके सामने टिके रहने में यद्यपि असमर्थ हूं, फिर भी मेरी सेना जिधर मुंह करेगी उधर सैकड़ों कोसों का मुल्क पादाक्रांत करते हुए लूट लिया जाएगा या जला दिया जाएगा। हमारे सेनापति को सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिलेगी। समुद्र की लहरों की तरह मेरी सेना लाखों लोगों की जान का संकट बन जाएगी। अंग्रेजों को इस तरह की खुली चुनौती से पहले शायद किसी भारतीय राजा ने नहीं दी होगी। अंग्रेज हाकिमों को अंदाज होने लगा था कि अगर यशवंतराव को नहीं रोका गया तो उनके अधीन अन्य राज्य भी बगावत कर देंगे और उनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। लिहाजा 1805 में व्यास नदी के किनारे राजपुर घाट पर होलकर के साथ संधि की पेशकश हुई। पहली बार अंग्रेजों को किसी भारतीय राजा की शर्तों को मानना पड़ा। एक लंबे अरसे के बाद यशवंतराव होलकर को जंग से मोहलत मिली और वो अपनी राजधानी और राजवाड़े की तामीर में जुट गए। वास्तुशैली में इस्लामिक और ब्रिटिश शैलियों को बड़ी खूबसूरती से मिलाकर बनाया गया ये 7 मंजिला राजवाड़ा होलकर राजघराने की हिम्मत और जज्बे की निशानी है। अंग्रेजों ने युद्ध विराम को ज्यादा देर कायम नहीं रहने दिया और यशवंतराव को मोर्चे पर बार बार आना ही पड़ा। उनकी बाकी जिंदगी में बदस्तूर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए बीत गई। उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने लगा। वे विचलित से रहने लगे और ऐसी ही हालत में 1811 में उनका निधन हो गया। भारत को स्वतंत्र कराने के उनके एकाकी प्रयास यद्यपि सफल नहीं हुए और पहले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनकी ख्याति अजय अमर हो गई। यशवंतराव के बाद काफी समय तक रियासत को कोई स्थायी असरदार राजा नहीं मिल पाया जिसमें राज्य को आगे बढ़ाने का दम हो या जिसमें पूर्वजों जैसी ज्वाला। अंततः 1818 के निर्णायक एंग्लो मराठा युद्ध में मराठों के कई इलाके ब्रिटिश भारत के कब्जे में आ गए। इंदौर, ग्वालियर, नागपुर, झांसी राज्यों की संप्रदा खत्म हुई और वे ब्रिटिश संरक्षण की रियासतें बन गए। इंदौर नगरी एक बार फिर होलकर रियासत की राजधानी बनी। इंदौर ने कुछ पल खामोशी में काटे और जान लिया कि विरासत में बहुत कुछ मिला। अब समय था टकरार छोड़ उसे संभालने संवारने का। उमर शहजादे आते रहे, गद्दी के बारिश बदलते रहे, पर इंदौर की सोच न बदली। इंदौर विकास की राह पर बढ़ता रहा। 1844 में तुकोजी राव होलकर द्वितीय राज्याभिषेक हुआ। वो एक काबिल प्रशासक साबित हुए जिन्होंने रियासत को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक और औद्योगिक विस्तार पर ज्यादा जोर दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के आधुनिक इंदौर की बुनियाद भी उन्होंने ही रखी थी। सर्वाधिक वर्षों तक राज करने वाले तुकोजी राव होलकर द्वितीय की 17 जून 1886 में मृत्यु हो गई। इतिहास का एक चक्र पूरा हो चुका था। नई सदी के उदय के साथ एक नया देश भी जन्म ले रहा था। 20वीं सदी की पहली आहट के साथ 1902 में होलकर रियासत, जिसे मल्हार राव ने अपनी बहादुरी से स्थापित किया,
अहिल्याबाई ने जिसे अपने संस्कारों से सींचा, यशवंत राव ने जिसको निडरता का एहसास दिया, और तुकुजी राव द्वितीय ने आधुनिकता से रूबरू करा, वो संयुक्त प्रांत का हिस्सा बनकर इतिहास में अमर हो चुकी थी। होलकर रियासत विदेशी ताकतों की लगातार मुखालफत और अपने राजाओं की दूरदर्शिता के चलते सियासत के माहिरों के लिए एक बेमिसाल शाहकार थी। प्राहो मेषु लभ्य श्रेय कृतः प्रारब्धात्। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए कोशिश करते हैं। इस मालवा की माटी और उसके हृदय की धड़कन इंदौर ने संगीत की लहरियों पर बहते तुलिका के अनेक रंगों से लिपटे, साहित्य और संस्कृति से सजे संवरे अनेक ख्यातिनाम कलाकार मात्र देश को ही नहीं पर विश्व में भी है। तो भगवान ने गाड़ियाँ, रिक्शा, विरासत और आधुनिकता को एक ही सूत्र में पिरोते हुए शान से सिर उठाए राजवाड़े का हर दर हर पत्थर गर्व से कह रहा है, गिर गिर के फिर उठा हूं इस पाक जमीन से, गिर गिर के फिर उठा हूं इस पाक जमीन से, शोलों ने कर दिया था मुझे राख की ढेरी, जाबाजों ने अपने लहू से सींचा है मुझे, तूफान भी ना मिटा पाएंगे हस्ती कभी मेरी। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त लगा। जो भी इंदौर में आना चाहते हो तो इस लेज़र शो को देखें ज़रूर, मिस मत करना। और इस वीडियो को मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और इसको जो टाइम है मैं अभी बोर्ड पे दिखा दूंगा, जो कौन सा टाइम में कौन सा बार में ये शो चलाया जाता है 7:30 बजे से, वो मैं यूट्यूब का अंदर मैं आपको पैम्पलेट अभी दिखा रहा हूँ वीडियो का अंदर, जो किस टाइम पे और कौन सा बार में इस शो को हफ्ते में रोज नहीं चलते। कुछ ऐसे बार है जो उस बार पे शाम को 7:30 बजे से इस शो को चालू होता है। जो भी इंदौर में घूमने के लिए आए इस शो को ज़रूर देखें, बहुत प्यारा शो था। तो मैं आपका वीडियो में बता रहा हूँ जो किस डेट को ये शो
और किस टाइम होता है, किस बार में। तो बाय। मैं आपको दिखा दूँ पूरा राजबाड़ा का पूरा व्यू। ये टिकट काउंटर है, आपका यहाँ से टिकट शो को लेना रहेगा। और ये बाहर है, और इसका जो डेट और टाइम में बताया था, जो ये आपका टाइम देख लो कौन सा डेट पे ये शो होता है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं दूसरा कोई ऐसे मतलब शो पे।